हेलो स्टूडेंट, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल चेंज इन प्रेगनेंसी। जो चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनके बारे में अपन पढ़ेंगे सिस्टम वाइज सिस्टम। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे फर्स्टली अपन पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर चेंजेस के बारे में। हार्ट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जो हार्ट के सिस्टम है उसमें क्या चेंज आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अपन अलग अलग सिस्टम है तो उनके में अलग अलग चेंजेस आएंगे, उन सब बातों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होती है। जो प्लाज्मा की वॉल्यूम होती है ब्लड में वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है, तो 40 to 50% इंक्रीज होती है। ब्लड की बात करें, जो प्लाज्मा है एंड एक होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड की बात करें तो ब्लड वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है, 30 से 40% इंक्रीज होता है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी वॉल्यूम इंक्रीज होती है 20 to 30%। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन वॉल्यूम होती है 18 to 20%। इनको मैंने सीक्वेंस से लिखे है, जैसे 40 to 50, 30 to 40, 20 to 30, 80 to 20। ऐसे आपको क्या है याद करने में आसानी होगी थोड़ी। ये प्लाज्मा वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अपन कि प्लाज्मा वॉल्यूम है, जो प्लाज्मा की टोटल वॉल्यूम है वो कितनी मतलब इंक्रीज होती है, तो 40 to 50। तो अपन पता चल रहे हैं यहाँ पे कि जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है। इंक्रीज सब हो रहे हैं बट सबसे ज़्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया कैसे है ये हम पढ़ते हैं। तो बिकॉज ऑफ हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन का मैंने देखो यहाँ पे लिखा है पतला होना। क्यों पतला होना, देखिए आरबीसी नहीं है यहाँ पे, आरबीसी मत लिखना आप। अपन ने क्या लिख पढ़ा है था कि प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो रही है, ये प्लाज्मा वॉल्यूम है इंक्रीज हो रही है। प्लाज्मा वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगी तो हीमोडाइल्यूशन होगा। अब आप बोलोगे कि प्लाज्मा तो हो रही है वॉल्यूम तो इंक्रीज, बट आरबीसीज भी तो हो रही है, तो हीमो मतलब डाइल्यूशन क्यों होगा। तो इसके कंपैरिजन में तो प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है, ना कि मतलब ये भी बढ़ रहा है। बट इसके कंपैरिजन में अपन देखें ना तो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अपन बोलते हैं कि जो प्रेगनेंसी है उसमें क्या है, हीमोडाइल्यूशन होता है। ठीक है, जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जैसे कि आपको अपन ने एक गिलास लिया, 2 गिलास लिए, ठीक है, इसमें ये नॉर्मल है। ठीक है, इसमें जितनी इतनी चीनी है, शुगर है मतलब, और ये इतना पानी है, वाटर है। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, शुगर है वो उसको थोड़ा बढ़ा दिया अपन ने। जैसे अपन ने बात की कि शुगर 1 था एंड वाटर 2 था, शुगर को अपन ने 1.5 कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन जो वाटर है उसको अपन ने क्या किया, 2 से 5 ले गए। तो अब क्या होगा, 2 कहाँ है और 5 कहाँ है, इसका गुना, ज़्यादा गुना हो गया। तो इसमें क्या हो गया, शुगर का इफ़ेक्ट थोड़ा कम होगा, होगा ना। उसी टाइप से क्या हो रहा है, आरबीसी भी बढ़ रही है बट वो कम बढ़ रही है कंपैरिजन ऑफ प्लाज्मा के। प्लाज्मा ज़्यादा हो रहा है तो जो सेल्स है उस वो कम, वैसे कम नहीं होगी बट वैसे कम हो जाएगी। ठीक है, कंपैरिजन में तो क्या होगा, हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा। बिकॉज ऑफ, यहाँ लिखा भी है, बिकॉज ऑफ मोर इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम एज कम्पेयर टू आरबीसी एंड ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, अब इससे क्या होगा आप बोलोगे कि इससे क्या होगा, तो जो हीमोडाइल्यूशन हो गया ब्लड का, मतलब ब्लड क्या है, पतला है। तो जितना ब्लड पतला होगा उतना ही क्या होगा, जो प्लेसेंटा है उसको सप्लाई ज़्यादा होगी ब्लड को। ठीक है, प्लेसेंटा को ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, फीटस को ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फीटस क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, एंड जो मदर है उसको क्या हो जाएगा, उसको ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो मदर क्या हो जाएगी, एनीमी की कंडीशन हो सकती है। तो वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है उसमें। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे
कि ये क्या होता है जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है अपन ने बात की, उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं अपन। ठीक है, ये ट्रीटमेंट है फिजियोलॉजिकल एनीमिया का। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है, उसके लिए अपन आयरन एंड फोलिक एसिड देते हैं। ठीक है, आयरन की टेबलेट्स एंड फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं सप्लीमेंटल। शुड बी इनिशिएशन फ्रॉम द 12 वीक या 4th मंथ की बात है। ठीक है, अपन को क्या करना होता है, उसको फोलिक एसिड एंड आयरन देनी होती है 4th मंथ से ही। ठीक है, जिससे कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया है उसको, उससे हम प्रिवेंट कर सके। आया समझ में। इसके बाद में है टोटल आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो वो होती है रिक्वायरमेंट, वो कितनी होती है, टोटल टोटल आयरन रिक्वायरमेंट है तो अपन बोलते हैं 1000 माइक्रो mg या फिर 1 ग्राम के 1 ग्राम। ठीक है, इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी इज अबाउट 40 mg पर डे। मतलब कि एक दिन में अपन बात करें कि जो आयरन होता है उसके कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो 40 mg पर डे। ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देख लेना 40। और नॉर्मल में अपन बात करें तो 30 mg अपन को नॉन प्रेग्नेंट को चाहिए, और 40 mg पर डे फिर प्रेगनेंसी में चाहिए। टोटल की बात करें तो ये 1000 mg या 1 ग्राम हो जाता है। फिर है डेली आयरन अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डोज। इसको छोड़ दो आप, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर है आयरन टेबलेट किस फॉर्म में आती है, तो आयरन की टेबलेट है वो 200 mg टेबलेट आती है, 200 mg की। ठीक है, उसमें वो किसके फॉर्म में आती है, फेरस सल्फेट की फॉर्म में आती है। तो इसमें पूछा जाता है जो फेरस सल्फेट है उसमें एलिमेंटल आयरन है वो कितना होता है, तो 60 mg होता है। एक बात याद रखना, ये 60 mg नॉर्मल नॉन प्रेगनेंसी में होता है। यदि प्रेगनेंसी की बात करें तो ये 100 mg एलिमेंटल आयरन होगा। ठीक है, फिर है इसमें 60 तो ये होगा एलिमेंटल आयरन, एंड इसमें से 15 जो mg है वो अब्जॉर्बेबल होगा। अब आप सोचोगे एलिमेंटल एंड अब्जॉर्बेबल आयरन क्या होता है, तो एलिमेंटल मतलब एलिमेंट के नाल किसको बोलते हैं, जीआई को, जीआई ट्रैक को। तो जीआई से जो अब्जॉर्ब होता है जितना आयरन उसको बोलते हैं एलिमेंटल आयरन। अब्जॉर्बेबल किसको बोलते हैं, जो ब्लड के थ्रू क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। एंड बाद में अपन बात करते हैं फोलिक एसिड की। तो फोलिक एसिड 0.5 mg या 500 माइक्रोग्राम रिक्वायर होती है प्रेगनेंसी में। ठीक है, ये रिक्वायर तो होती है 400 माइक्रोग्राम ही, बट इसकी टेबलेट आती है 500 माइक्रोग्राम की, तो इसको अपन 500 माइक्रोग्राम देते हैं। और इसको देना स्टार्ट कब करते हैं, प्रायर 1 मंथ प्रायर ऑफ प्रेगनेंसी में। फिर अपन बात करते हैं एक कि जो एक प्रोग्राम आया था विप्स, WIFS, लिख लेना आप, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम। ठीक है, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम 2012 में आया था ये। इसमें क्या बोला था कि जो इसमें जो एनीमिया को मतलब प्रिवेंट करने के लिए एडोलसेंट गर्ल के लिए आया था। ये बॉयज़ का भी हो सकता है, बट एडोलसेंट गर्ल के लिए मेनली बताया जाता है। इसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट की टेबलेट दी जाती है उनको। ठीक है, और जो पिंक कलर की टेबलेट होती है वो किसके लिए होती है, गर्ल्स के लिए होती है। एंड जो ब्लू कलर की टेबलेट होती है वो किसके लिए होती है, बॉयज़ के लिए होती है इसमें। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किसका, प्रेगनेंसी का। तो इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, पहले ये जानो होती क्या है। तो जो आरबीसी है उसको जमने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, किसी भी हम टेस्ट ट्यूब में ले, किसी भी मतलब कंटेनर में हम आरबीसी ले, उसको जमने में कितना टाइम लगेगा, नीचे पेंदे में बैठने में कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट। तो ये क्या होती है, ये बढ़ जाती है 4 टाइम बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में। क्यों बढ़ेगी,
क्योंकि डाइल्यूशन हो गया है ब्लड का। कंसर्न एक बात याद रखो, वही चीनी वाला एग्जांपल लो आप। ये एक गिलास है, दिख नहीं रहा, ये सेकंड गिलास है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि जो ये गिलास है इसमें इतनी शुगर है, ठीक है, और इतना पानी है, बराबर बराबर, ठीक है। इसमें बात करें तो इसमें इतनी शुगर है एंड इतना पानी है, इसमें पानी ज़्यादा है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा शुगर है तो ये तो नीचे बैठ जाएगी। इसमें पानी ज़्यादा है तो ये क्या होगा, इसको टाइम लगेगा। तो ऐसे ही प्रेगनेंसी में होता है, हीमोडाइलेशन हो जाता है तो 4 टाइम ये बढ़ जाएगी एंड ईएसआर बढ़ेगी। अपन क्या समझेंगे, इन्फेक्शन का चांस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तभी बोलते हैं ना प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन मोस्टली देखा जाता है, मतलब मोर कॉमन हो जाता है। तो नॉर्मल ईएसआर की बात करें तो 10 mm पर हावर होता है। प्रेगनेंसी की बात करें तो ये 40 mm पर हावर हो जाता है। द रिलेटेड ऑफ आरबीसी सेटल डाउन एट बोटल ऑफ टेस्ट ट्यूब या रोलेक्स फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी कि आरबीसी सेटल डाउन यानी नीचे पेंदे में जमना, बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब के जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जमना। फिर द मोर ERS इन प्रेगनेंसी ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन एंड मोर ग्रेविटी फोर्स एंड हीमोडाइल्यूशन के कारण ये क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। फिर है आरबीसी, जैसे आरबीसी बढ़ेगी, ठीक है, तो ESR क्या होगा, कम होगा। ये है इसका, है ना, वो डाइल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ESR भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो ESR भी बढ़ेगा। आप उस कॉन्सेप्ट से याद रखना, ये ना रहे तो कोई बात नहीं। फिर है ESR है वो इंक्रीज करता है इन्फेक्शन को, ये आपने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं कार्डियक आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, अपन ने पढ़ा, क्योंकि सारे ब्लड इंक्रीज हो रहा है, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सारी चीज़ इंक्रीज हो रही है, तो ब्लड के कारण कार्डियक आउटपुट होता है। कार्डियक आउटपुट बोलते किसको है अपन, हार्ट रेट गुना स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रही है, हार्ट रेट पे अपन बात करेंगे वो भी बढ़ेगी, तो ये दोनों बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज फ्रॉम 5th वीक ओ एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट है वो 5th वीक है उससे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है एंड जो ब्लड वॉल्यूम है वो 6 वीक से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये याद इतना ना रहे तो याद रखना कि जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ता है प्रेगनेंसी में। हेड रेट की बात करें तो ये भी इंक्रीज होगी 10 से 15, 10 मतलब नॉर्मल कितनी होती है हेड रेट, उससे ये 10 से 15 जो है वो बढ़ सकती है। तो अपन मान सकते हैं कि जैसे नॉर्मल 72 होती है तो ये 85 तक जा सकती है प्रेगनेंसी में, वो कोई मेजर इशू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कार्डियक आउटपुट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कार्डियक आउटपुट की बात करें तो अपन ने बात कर ली थी कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो अपन 70 ml मानते हैं और ये है वो कितना करते हैं अपन 72 है, तो 5 लीटर होता है। लेकिन इसमें कार्डियक आउटपुट है वो 6 पॉइंट कुछ मतलब ज़्यादा होता है, तो अपन समझ जाएंगे कि क्या है, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। इसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ब्लड प्रेशर। सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही है बट जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको समझना आप कैसे डिक्रीज होगा, ब्लड क्या हो रहा है, हीमोडाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स है, एक ब्लड है, एक मानो हीमो कंसनट्रेट ब्लड है। हीमो कंसनट्रेट ब्लड में क्या होगा, आरबीसी ज़्यादा होगी तो वो इस पे क्या करेगी, प्रेशर डालेगी, ज़्यादा प्रेशर डालेगी। अब डाइल्यूट ब्लड है तो ये इसमें ना, ये क्या होगा, डाइल्यूशन के मतलब ये इसको ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिएगी और ये अपना मतलब फ्लो करता रहेगा, ये इस पे प्रेशर ज़्यादा नहीं डालेगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, उससे जो ये यहाँ की ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इनके अगेंस्ट क्या होगा, प्रेशर नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं लगेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या होगा कि जो ये अगेंस्ट मतलब ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट जो ब्लड
क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं अपन सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, कि जो ब्लड वेसल्स है उसके अगेंस्ट ब्लड लगाता है फोर्स। अब इसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी में जो ब्लड है वो फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, इतनी सेल्स भी नहीं है और उसको इतनी ज़रूरत ही नहीं है, वो हीमोडाइल्यूट हो गया है। तो उससे क्या हो जाएगी, जो ये सिस्टेमिक वॉल्यूम है, वस्कुलर रेजिस्टेंस है, वो डिक्रीज हो जाएगी। एक तो ये मेजर मतलब रीज़न है। एक रीज़न क्या है, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों वेजोडाइलेशन करते हैं। वेजोडाइलेशन होगा तो बीपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, हमें भी पता है। ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इनके कारण बीपी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके कारण अपन बोल सकते हैं कि बीपी डिक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस के कारण, ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलैक्स हीमोडाइलेशन करते हैं एंड डायलेटेड ब्लड, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड बीपी क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन द प्राइमरी बीपी प्रेगनेंसी बीपी डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन सिस्टेमेटिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कितना कम हो जाता है, 21% कम होता है ये। ठीक है, ऑल्सो डिक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम रेजिस्टेंस, जो पल्मोनरी, अब ये डिक्रीज हो गया है तो पल्मोनरी वस्कुलर पे वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगता है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको वस्कुलर रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है कि बीपी में वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि डिक्रीज ऑफ सिस्टेमेटिक वस्कुलर रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ये अपन ने पढ़ लिया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड नाइट्रिक एसिड की। ये रेयर है बट ध्यान में रख लेना। रिलीज, ये नाइट्रिक एसिड कौन रिलीज करेगा, तो ये करेगी एंडोथेलियल वॉल, जो इनर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये एक्ट करती है वेजोडाइलेशन की तरह, तो SVR को क्या करेगी, ये डिक्रीज कर देगी। इसके आगे अपन पढ़ते हैं फीमोरल वेन प्रेशर। तो फीमोरल वेन प्रेशर क्या होता है, जो फीमोरल वेन होती है, जो नीचे का वेनस रिटर्न ब्लड अपन के मतलब ऊपर हेड की ओर लेके आती है, उसको अपन बोलेंगे फीमोरल वेन प्रेशर। तो इसमें वो क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर फीमोरल नीचे है अपने। ठीक है, एंड उस पर प्रेशर क्या लगेगा, अब ज़्यादा लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फीमोरल वेन प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अपन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फीमोरल वेन प्रेशर एंड इंफीरियर वेना केवा प्रेशर बोथ बिकम इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होंगे ये भी बता दूंगी आपको। इन नॉन प्रेग्नेंट वुमन जो फीमोरल वेन प्रेशर है वो कितना होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर H2O होता है। यदि अपन मतलब इसको किस में काउंट करते हैं, सेंटीमीटर H2O में वो करते हैं। तो अपन देखिए कि 1 mmHg है, वो किसके इक्वल होता है, 1.3 सेंटीमीटर H2O के बराबर होता है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कि नॉन प्रेग्नेंट में 8 to 10 होता है। ये बढ़ के सीटिंग, यदि वो सीटिंग है या फिर वो सुपाइन में है तो उसको ये कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना हो गया ना, 10 से 20 पे आ गया, तो 2 गुना ये बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं यदि वो स्टैंडिंग पोस्चर में है तो उस पर क्या पड़ेगा, और ज़्यादा जोर पड़ेगा, तो वो कितने हो जाएगी, 80 से 100 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर H2O है यहाँ पे। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि कैसे बढ़ता है। थोड़ा सा आपको जैसे समझ में आए देख लेना। ये क्या है, कोई पेशेंट है, ये इसके लेग्स है। ठीक है, ये नीचे से क्या जाएगी, फीमोरल वेन जाएगी। ठीक है, अपन देखते हैं कि जो यूट्रस होता है, ग्रेविड यूट्रस है ना, जो फीटस होता है वो राइट साइड में क्या होता है, झुका हुआ होता है थोड़ा, तो ये इधर की ओर है। ठीक है, फीमोरल वेन जा रही है तो ग्रेविड ये जो यूट्रस है थोड़ा तो होता है, एंड यदि वो क्या है, या तो वो राइट लेटरल या सुपाइन पोजीशन में सोई हुई होगी। ठीक है, राइट राइट की तरफ या इधर ही है, और एक इधर राइट की तरफ क्या होता है, लीवर होता है। इन सब के कारण क्या होगी, जो फीमोरल वेन प्रेशर है, जो फीमोरल वेन है उस पर क्या लगेगा, कंप्रेश लगेगा। ठीक है, कंप्रेशन होगी, उससे क्या होगा, जो ब्लड वीनस जो है, वीनस रिटर्न है वो क्या होगा, वो
इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है ना। तो फिर इंक्रीज डिक्रीज हो गया, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे ये क्या है, हेट है, हेट से कार्डियक आउटपुट निकलता है, वीनस रिटर्न नहीं आ रहा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, नहीं जाएगा, प्रॉपर नहीं जाएगा। वीनस रिटर्न प्रॉपर नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसको क्या हो सकता है, उसको जो उसकी बीपी है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड उसको सिनकोप सिनकोप बोलते हैं, एकदम ट्रांसिएंट लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी एकदम अचानक से उसको चक्कर जैसे आने लगेंगे। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन बोलते हैं, क्योंकि ये सोने से ही तो हो रही है, या राइट लेटरल सोने से हो रही है। तो उसको अपन बोलेंगे कि आप क्या करो, एडवाइस करेंगे उसको कि आप लेफ्ट लेटरल लेटरल पोजीशन में सो, एंड जैसे आप उठो, पहले आप सुपाइन में सो रहे हो तो पहले धीरे धीरे उठो, सीटिंग लो, सीटिंग के बाद में स्टैंडिंग हो, फिर आप कहीं पे भी चलो, ग्रेजुअल, मतलब आपको ग्रेजुअल तरीके से उठना है, ये अपन उसको एडवाइस करेंगे। तो अब आगे पढ़ते हैं, इससे पहले फीमोरल वेन प्रेशर इज इंक्रीज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ, अपन ने पढ़ लिया, ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सॉरी वो मैंने वापस वहाँ पे डिक्रीज बताया, वो कंप्रेस होगी, तो कंप्रेस होगी तो क्या होगा, वो डिक्रीज, मतलब इसका ये जो है कंप्रेशन होगा, तो ये फीमोरल वेन प्रेशर तो इंक्रीज होगा, लेकिन जो वीनस रिटर्न है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कंप्रेस हो गई, वीनस रिटर्न जितना जाना चाहिए था उतना जा नहीं पा रहा है। आई इंट्रा वेना केवा भी क्या होगी, कंप्रेशन होगी बाय द ग्रेविड यूट्रस, जो ग्रेविड यूट्रस है उसके द्वारा। डिक्रीज द वीनस रिटर्न टू हेड, हेड को वो नहीं जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, हमें क्या है, डिक्रीज सिस्टेमेटिक ब्लड डिक्रीज प्रेशर, ठीक है, नॉन एज सुपाइन हाइपोटेंशन अपन ने बात कर ली थी। फिर है डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन को भी नहीं जाएगी, अभी उसको ब्लड सप्लाई कम नहीं, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर कम हुआ तो उसको अपन बोल सकते हैं, जो ब्लड सप्लाई कम हुई तो उसको हाइपोटेंशन जैसे चक्कर आने जैसे होंगे। उसके बाद में अपन बोल सकते हैं कि जो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ उसके कारण वाइटल ऑर्गन उनको क्या नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे क्या होगा, सिनकोप आएगा, सिनकोप अपन ने बोला था ट्रांसिस लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, ड्यू टू राइट लेटरल पोजीशन के कारण ये हो रहा है, तो अपन एडवाइस कर देंगे फीमेल को टू एडवाइस टू रिलेटेड लेटरल पोजीशन एंड टू टेक इफ लेटरल पोजीशन टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आल्सो एडवाइस फॉर ग्रेजुअल चेंज इन द पोजीशन, जैसे लाइंग है तो पहले सिटिंग होगी फिर स्टैंडिंग होगी, ठीक है। अभी एक नोट आया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज, क्या है, फीमोरल वेन प्रेशर इंक्रीज हुआ, अब आप बताओ, ये पैर है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, और जो फ्लूइड है वो क्या होगा, एस्केप्ट आउट, एक्सेप्ट आउट होगा, मतलब जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रेशर होता है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो ये ब्लड कंप्रेस, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो फ्लूइड क्या होगा, एस्केप आउट होगा, तो जिससे अपन को क्या देखने को मिलता है, एंकल एडिमा देखने को मिलता है, जो नॉर्मल होता है, क्योंकि नीचे फ्लूइड ज़्यादा आ जाएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण, वो नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। उसको एडवाइस करेंगे कि आप एक पिलो ले लीजिए अपने एंकल के नीचे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन की क्या सिचुएशन रहती है इन द प्रेगनेंसी में, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन नॉर्मली देखें तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो इंक्रीज होता है, बट जो एजी रेशियो देखें, मतलब एल्ब्यूमिन ग्लोबिन का अपन रेशियो देखेंगे तो उसमें जो एल्ब्यूमिन है वो उसके कंपेरिजन में क्या होगा, थोड़ा कम इंक्रीज होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एल्बुमिन प्रोटीन है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करती है। ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन नहीं मतलब वो नहीं रह पाता तो क्या हो जाएगा, एडिमा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपन ये बात कर लेते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज इंक्रीज, टोटल अमाउंट तो क्या होती है, प्रेगनेंसी में इंक्रीज होती है,
ठीक है, मैंने बताया जैसे कि लेकिन इन प्रेगनेंसी बट द प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीज। कंसंट्रेशन तो डिक्रीज ही होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज द वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम वही आरबीसी वाली बात है, वॉल्यूम प्लाज्मा की इंक्रीज हो रही है, तो उसके कंपैरिजन में इसमें जो कंसंट्रेशन में देखें तो ये डिक्रीज रहेगी। ठीक है, इसमें आगे अपन बात करते हैं। तो एल्बुमिन एंड ग्लोबिन रेशियो अपन नॉर्मली देखें तो ये कितना होता है, एल्बुमिन एंड ग्लोबिन रेशियो है वो AG/1 होता है। ठीक है, नॉर्मली देखें तो जो 1.7 होता है एल्बुमिन एंड ग्लोबिन होता है 1। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये रेशियो 1/1 आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि ये तो बढ़ जाएगी एंड ये थोड़ा कम हो जाएगी, तो बढ़ेगी, ये बढ़ रही है तो वैसे तो बढ़ रही है, मतलब जो अपन बात करें कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो बढ़ती है। तो टोटल प्रोटीन प्लाज्मा अपन देखें नॉन प्रेग्नेंट जो होती है उसमें 7.3 ग्राम होती है। ठीक है, एल्बुमिन की बात करें तो एल्बुमिन 4.3 होता है। ठीक है, ग्राम होता है, और प्रेगनेंसी में 3 ग्राम तक आ जाता है। तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। एंड जो ग्लोबिन है वो 2.7 ग्राम होता है, एंड जो प्रेगनेंसी है उसमें 3 ग्राम आ जाता है। ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। फाइब्रिनोजन की बात करें तो 0.3 होता है। अपन एक बार इसकी बात कर लेते हैं। तो एल्बुमिन क्या करती है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है। ग्लोबिन अपन को क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एंड जो फाइब्रिनोजन है वो क्लोटिंग फैक्टर का काम करती है। ठीक है, ये क्लोटिंग फैक्टर है एक। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी है उसमें एजी रेशो कितना होता है, 1/1 हो जाता है, क्योंकि देखो ये 4.3 से 3 जा रहा है, ये 2.7 से 3 जा रहा है, तो 1/1 हो गया ना। तो एल्बुमिन डिक्रीज एंड ग्लोबिन है वो इंक्रीज हो जाता है, सो दैट ओवरऑल एजी रेशियो इन प्रेगनेंसी विल बी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ओनकोटिक प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज इन प्रेगनेंसी, ओनकोटिक प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। स्लाइटली एडिमा इन प्रेगनेंसी, जो एडिमा है वो अपन को देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्लोटिंग फैक्टर की, कि जो क्लोटिंग फैक्टर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्लोटिंग फैक्टर है एक, ये आपने गलत लिख रखा है, ये न्यू जो मैंने अभी पहले पढ़ा था तो इसमें ये था, पर ये आप सही कर लेना। क्लोटिंग फैक्टर 1, 7, 8, 9, 10 वो इंक्रीज होते हैं, एंड जो 11 और 13 होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। तो अपन ने देखे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो हाइपर कोगुलेबिलिटी की स्टेज है। इसमें क्लोटिंग होने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो बच गए वो रिमेन अनचेंज होते हैं। ठीक है, प्रोन टू क्लोट फॉर्मेशन। अब एक नोट आया है वो देख लेना, इम्पोर्टेंट है कि प्रोजेस्ट्रॉन इफेक्ट इज हेड इज शिफ्ट। देखो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करवा रहा है, हाइपरट्रोफी करवाता है, मतलब साइज इंक्रीज करता है। तो इसकी साइज है ना, इसकी साइज, ये साइज करता है। फंडस क्या है, जो प्रेग्नेंट फंडस है वो उसका क्या होगा, उसकी हाइपरट्रोफी होगी, क्योंकि वो क्या हो रहा है उस पर ये प्रोजेस्ट्रॉन का इफेक्ट है, एंड वो उसमें तो फिटनेस है तो वो इंक्रीज होगा। उसके ऊपर कौन है, डायफ्राम है। ठीक है, तो डायफ्राम भी क्या होगा, और ऊपर चला जाएगा। उसके बाद में जो हेड है, हेड कहाँ निकल जाएगा, आउटवर्ड एंड अपवर्ड निकल जाएगा। ठीक है, उसके हाइपरट्रोफी नहीं होती, बट अपन पढ़ते ऐसे कि हाइपरट्रोफी होती है। एग्जैक्ट रीजन ये है कि फंडस ऊपर जाएगा तो डायफ्राम जाएगा, डायफ्राम जाएगा तो ये आउटवर्ड एंड अपवर्ड थोड़ा हो जाएगा। तो अपन को एपिकल पल्स है वो नॉर्मली कहाँ फील होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल्स में मतलब फील होती है। लेकिन जो ये अपन बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, तो ये फोर्थ इंटरकोस्टल इस स्पेस में ये अपन को क्या होती है, फील होती है। तो आज हमने पढ़ा है ये फिजियोलॉजिकल चेंज इन प्रेगनेंसी इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगला अपन पढ़ेंगे वेट गेन के बारे में, कि कितना वेट गेन होता है, कितना क्या होता है, एंड अलग अलग सिस्टम है। ये टॉपिक थोड़ा हो सकता है बड़ा होगा, बट डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।